हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आईपीओ पर आईपीओ और आईपीओ पर आईपीओ और अभी आ रहा है क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ जिसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अगर आप मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ के बारे में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट फिनोविंग्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इससे पहले के भी आईपीओ के ब्लॉग या वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस 70 रुपये का आईपीओ ये यहाँ पर बन चुका है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए कि भैया 1991 में कंपनी शुरू हुई और ये कंपनी क्या है, पार्ट्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई का काम करती है। और वो पार्ट्स जो है ना मीडियम एंड हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होते हैं, जैसे एक्सल, सस्पेंशन, प्रिसीशन जैसे सेफ्टी पार्ट हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेक्टर को भी पार्ट्स बनाती है। वो पार्ट्स को अगर आप देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि ये कौन से पार्ट्स पर काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लगा दिया। अब मैंने आप लोगों को बड़ी सिंपल सी चीज़ सिखाई है कि जब भी हम किसी शेयर में पैसा लगाएं तो उस सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री एनालिसिस हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने क्या किया है, LCV, MCV, ICV, MAV, इसका क्या पूरा नाम है वो मैंने लिख दिया। लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, ऐसे नाम लिख दिए। और ये यहाँ पर रेड, मैरून, येलो, ठीक है, ऐसा कलर है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम खड़े हैं 2024 में। अब 2024 से 2029 यानी मोटा मोटा आने वाले 5 साल में ग्रोथ क्या है, तो मोटा मोटा ग्रोथ हर सेक्टर की अगर एक कंबाइंड मिला लें तो मोटा मोटा 5 से 6% CAGR का ग्रोथ यहाँ पर दिखता है, ठीक है। और बाकी आप अंदर में जाके हर सेक्टर का ग्रोथ कितना देखना चाहें तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। अब 228 से 240 का प्राइस बैंड है। 9 सितंबर को खुल के 11 सितंबर को बंद हो जाएगा। 500 करोड़ का इशू साइज है, यानी काफ़ी छोटा है। फ्रेश इशू 250 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 250 करोड़, 50-50 का हिसाब किताब है। यहाँ पर अगर हम इनके एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व सरप्लस और टोटल बोरोइंग देखें, सब बढ़ा है। जिसमें टोटल बोरोइंग का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, बाकी जो इंक्रीज हुआ है वो अच्छी बात है। अब यहाँ पर माल कहाँ बेच रहे हैं तो डोमेस्टिक 98.80% बेच रहे हैं, यानी मोटा मोटा आप ये समझिए देश में ही इनका माल बिक रहा है और देश में ही मोटा मोटा रेवेन्यू आ रहा है। अब प्रोडक्ट बाइफर्केशन में आते हैं, क्योंकि शुरू में क्या था, MHCV भी था और फार्म इक्विपमेंट भी था। तो मेन इनका क्या है, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल के जो पार्ट्स हैं उसका ज़्यादा रेवेन्यू है, 89% के आजू बाजू का, और फिर फार्म का 9% का है। अब अगर इनके ROC ROE को देखते हैं तो 30%, 28%, जिसमें 15% से ऊपर माना रहता है तो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.80 है जो अच्छी बात है, 1 के नीचे होना अच्छी बात मानी जाती है। पी देखोगे तो 34 का है और इंडस्ट्री पी 24.85, यानी इंडस्ट्री पी से इनका पी महंगा है, यानी भैया वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को बताया है, तो उस कॉम्पिटिटर में ये सारे नाम हैं, जमुना ऑटो, रामकृष्णा फॉर्जिंग, टालब्रोज, ZNA एक्सेल। तो आप देखोगे कि ROE में ये अच्छे हैं, आप देखोगे ROC में ये अच्छे हैं, लेकिन अर्निंग पर शेयर इनका पुअर है, जो एक ध्यान देने वाली बात है। वहीं पर पी वैल्यूएशन पे देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि भैया ये क्या कर रहे हैं, महंगे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब हमने ये देखा कि जो पीयर है उन्होंने लास्ट 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो रामकृष्णा फोर्जिंग ने 51% का, टालब्रोज ने 62% का, बाकी का फ्लैट, किसी का निगेटिव है, यानी बड़ा ही मिक्स मैच सा कहानी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये पैसे जो आ रहे हैं उसका क्या करोगे, तो उस पैसे में 250 करोड़ तो जो ऑफर फॉर सेल है उसमें जिनका स्टेक होल्डिंग है उनके पास पैसे चले गए। बाकी जो 250 करोड़ कंपनी में आएंगे, ठीक है, वो कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ होगा, जिसमें इसकी बाइफर्केशन यहाँ पर दी गई है कि भैया हम इस तरीके से वर्किंग कैपिटल लेंगे, कर्ज को ख़त्म करेंगे, जो बाकी मशीनरी वगैरह है उसमें पैसा लगाएंगे। तो अब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसको समझते हैं और फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त। अब कंपनी क्या है जो अपने प्रोडक्ट को बता रही है और जिस मार्केट में सर्व कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिससे डिमांड निकल के आएगी। वहाँ पर
जैसा कि मैंने कहा था, कर्ज को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे स्तर पर हैं। अगेन वैल्यूएशन में हम पी को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें अच्छे लेवल पे हैं। उसके बाद रोड मैप है जो फंड को कहाँ कहाँ डाला, पूरा बाइफर्केशन आपको बता दिया। अब यहीं पर कंपनी का जो ट्रेलर एक्सल और सस्पेंशन बिजनेस है, इसका बहुत लंबा रिलेशनशिप है कुछ लार्ज ओईएम और उनके टियर 1 सप्लायर के साथ, जो एक बहुत ही अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी मानी जाती है इस तरह का रिलेशन होल्ड करना। निगेटिव क्या है तो 50% तो ऑफिस है, तो पैसा तो कंपनी में जाएगा नहीं, वो तो जिसके स्टेक है उसके पॉकेट में चला गया। कर्ज बढ़ रहा है जो अच्छी बात नहीं है। कंपनी का पी क्या है, महंगा है, जो ओवर वैल्यूएशन के बारे में बताता है, और ओवर वैल्यूएशन में मार्केट आप समझते हो कि कभी भी एडजस्ट करने को आता है। अर्निंग पर शेयर क्या है, बहुत कम है, जो मैंने बताया था पीयर की अपेक्षा, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि पता है बहुत बार क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी ने किया है, ईपीएस बड़ी पोल खोल करता है। आप कहोगे कैसे? बहुत बार अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे तो पता चलेगा, आरओसी और आरओई बड़े ही मैनिपुलेटेड दिखा दिए जाते हैं। लेकिन अगर रियल में आरओसी आरओई अगर अच्छा परफॉर्म रहता है तो अर्निंग पर शेयर कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बड़ी कहानियां हैं, बट हम ये नहीं कह रहे कि इसके बारे में, बट हम आपको एक लर्निंग दे रहे हैं। तो ईपीएस क्या है, बहुत कम है, जो मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया। उसके बाद टॉप 5 क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे 66% का रेवेन्यू आता है। और इधर में आप गौर कर रहे होगे, जितने भी मैं आईपीओ की वीडियो बना रहा हूँ उसमें मोस्टली ऐसे हैं जिनका 50-60% का धंधा 5-10 क्लाइंट से ही आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनियां बस मार्केट हाई पे खड़ी है, लिस्ट करा के भैया पब्लिक लिस्टिंग का फ़ायदा लेना चाह रही है। ये सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैसा लगाते समय ये सारे सवाल आने चाहिए। जैसे कोई धंधा खोलते हैं 100 सवाल आते हैं, बस ऐसे ही यहाँ पे आने चाहिए। तो किसी के साथ भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, निगेटिव ही इम्पैक्ट आएगा ना। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी का रिस्क है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी का रिस्क कभी भी अगर निकल के आता है तो क्या होगा, निगेटिव रेवेन्यू पर इफेक्ट आएगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही है। रॉ मटेरियल प्राइस रिस्क है। अब रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर नीचे होने से किसी भी तरीके से हमारे रेवेन्यू पर ही इम्पैक्ट आएगा। थर्ड पार्टी पे ये डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। तो अगेन वहाँ पर भी कुछ भी इशू आता है तो मामला फंस सकता है। इतना काम कर रही है, बट ये जो लोगो देख रहे हो ना, ये रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि एक कंपनी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि भैया मेरा लोगो तो रजिस्टर्ड रहे, एटलीस्ट हम लिस्ट कराने जा रहे हैं, वो मिसिंग है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एज यूजुअल 0 ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कहानी में कुछ खास दम नहीं लगा। तो 240 का है। तो आज के डेट में बात करें तो आज के डेट के आधार पे मिलेगा अंडा लिस्टिंग गेन। कल के डेट में क्या चेंज आता है पता नहीं, बट आज की कहानी ये है। तो आपने क्या सीखा कमेंट में बताइए, क्या आप अप्लाई करेंगे इतनी प्यारी लर्निंग के बाद, वो भी बता के शेयर कर दीजिएगा। और चाहते हैं कुछ आईपीओ में इम्प्रूवमेंट करना तो वो भी बताइएगा, तो हम आईपीओ की वीडियो वैसे बनाएंगे।